हेलो दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अदर रिलेवेंट पॉइंट पे कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड। दोस्तों ये लेक्चर पार्ट सेकंड है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने होमिसाइड के बारे में जाना, उसके प्रकार के बारे में जाना, उस पे से एक पॉइंट हम लोगों ने उठाया कल्पेबल होमिसाइड का। उसके इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में जाना। आज हम लोग जानेंगे कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड अन्य प्रावधान पे, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए लॉ से रिलेटेड, चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, इंडियन एविडेंस एक्ट हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कल्पेबल होमिसाइड के अदर रिलेवेंट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो डेफिनेशन। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में भी जाना था कि कल्पेबल होमिसाइड को आईपीसी के सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है। तो डिफाइन किया गया तो कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया। देखिए कहता है whoever causes death by doing an act with intention of causing death or with intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with knowledge that he is by such act to cause death। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति डेथ काउज करता है, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति का, तो यहाँ पे वो व्यक्ति डेथ काउज कैसे कर रहा है, तो एक्ट के थ्रू कर रहा है। ठीक है, अब ये एक्ट जो है, ये शब्द, इसके अंतर्गत इलीगल ओमिशन भी आता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर में। और इलीगल ओमिशन एक्ट के अंतर्गत आता है। ये प्रावधान है सेक्शन 32 में इंडियन पेनल कोड का। अब वो जो एक्ट करने वाला व्यक्ति है, जिस एक्ट से डेथ काउज हो रहा है किसी दूसरे व्यक्ति का, वह व्यक्ति उस इंटेंशन के साथ उस एक्ट को कर रहा है जिससे कि डेथ काउज हो जाए, या फिर उस इंटेंशन के साथ एक्ट कर रहा है जिससे कि उस ऐसा बॉडी इंजरी होगा जिससे कि डेथ काउज हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, होगी ही, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, या फिर एक्ट करने वाला व्यक्ति इंटेंशन से एक्ट कर, यहां पे पहला पॉइंट में था इंटेंशन से, अब दूसरे पॉइंट में क्या कर रहा है कि एक्ट करने वाला व्यक्ति उस नॉलेज से उस एक्ट को कर रहा है कि उसको यह पता है कि मेरे इस एक्ट से ऐसा हो सकता है कि डेथ काउज हो जाए जिसके अगेंस्ट एक्ट किया जा रहा है। तो ये है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए एक्ट को हम लोग कौन सा ऑफेंस का नाम देंगे, तो कल्पेबल होमिसाइड का नाम देंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों सेक्शन 299 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या करता है। देखिए एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी डिजीज से, किसी बीमारी से, चाहे किसी डिसऑर्डर से, किसी बॉडीली इंफॉर्मिटी से ग्रसित है, तो अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति जो कि डिजीज, डिसऑर्डर या इंफॉर्मिटी से ग्रसित है, उस व्यक्ति का डेथ काउज करता है, कैसे, तो इंजुरी पहुंचा के। और उस इंजुरी को पहुंचाने से क्या हो रहा है कि वह व्यक्ति जो ग्रसित था डिजीज या डिसऑर्डर या बॉडीली इंफॉर्मिटी से, उससे उसका डेथ एक्सलेट हो रहा है। आप फिर से रिपीट करते हैं इस पॉइंट को कि यहां समझिए कि अगर ए है, ए किसी डिजीज से ग्रसित है, ठीक है, या फिर किसी बॉडीली इंफॉर्मिटी से या डिसऑर्डर से ग्रसित है, और बी उसके अगेंस्ट कोई एक्ट किया जिससे कि ए को बॉडीली इंजरी हुआ, और इस बॉडीली इंजरी के कारण क्या हुआ, ए का डेथ एक्सेलरेट हो गया। ठीक है, तो यहां यह माना जाएगा कि बी ने क्या किया है, ए का डेथ काउज किया है। क्लियर, यही कहता है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। और इसका क्या मतलब हुआ, यह माना जाएगा कि बी ने कौन सा अपराध किया है, तो कल्पेबल होमिसाइड किया है। क्लियर, जब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 में, तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है दोस्तों कि यहां पे देखिए डेथ कैसे काउज हो रहा है, तो बॉडीली इंजुरी के थ्रू ही डेथ काउज हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो व्यक्ति बॉडीली इंजुरी काउज कर रहा है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो यही माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति की हत्या मतलब कि डेथ काउज की है। ठीक है, डेथ किया है उस व्यक्ति का। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर समय पे स्किलफुल ट्रीटमेंट या प्रॉपर रेमेडी मिल जाता तो मृत्यु क्या हो सकता था, रुक सकता था या मृत्यु नहीं होता। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति का डेथ काउज करता है, कैसे, तो बॉडीली इंजुरी के थ्रू। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, वह बॉडीली इंजुरी क्या है जिससे डेथ काउज हो रहा है, अगर उस बॉडीली इंजुरी को स्किलफुल ट्रीटमेंट या प्रॉपर रेमेडी मिलता समय पे, तो वह बॉडीली इंजुरी से डेथ काउज नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेथ काउज हो चुका है, तो यहाँ पे एक्ट करने वाला
यह डिफेंस नहीं ले सकता इस बात का कि अगर समय पे स्किलफुल ट्रीटमेंट मिलता या प्रॉपर रेमेडी मिलती तो जिस पर्सन के अगेंस्ट एक्ट हुआ है, जिस पर्सन के अगेंस्ट बॉडी इंजरी किया गया है, उसका डेथ नहीं हो सकता था और इस ग्राउंड पे वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। यही माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति की डेथ काउज की है और वह कौन सा अपराध किया है, जो कल्पेबल होमिसाइड किया है। क्लियर। अब आइए तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा एक्सप्लेनेशन सेक्शन 299 का, वह ये कहता है कि अगर किसी चाइल्ड का डेथ काउज किया जाए उसके मां के गर्भ में, मतलब कि बच्चा अगर मां के गर्भ में है और उस बच्चे को अगर उस मां के गर्भ में ही उसको मार दिया जाए तो यहां पे यह कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। तो ऐसे अपराध को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो मिसकैरेज की जानना, मिसकैरेज कहते हैं ऐसे ऑफेंसेस को। और इसके जो प्रोविजन है इंडियन पेनल कोड में वो है सेक्शन 312 से, ठीक है। 312 में है, डिफाइन किया गया मिसकैरेज को और भी बहुत सारे प्रावधान है मिसकैरेज से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे का डेथ काउज किया गया जो मां के गर्भ में है वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा, अगर उस बच्चे का कोई भी हिस्सा, अगर उस बच्चे का कोई भी हिस्सा उसके मां के गर्भ से निकल गया, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या माना जाएगा कि यह कल्पेबल होमिसाइड होगा। क्लियर। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं। क्लियर। पूरी तरीके से सांस ले रहा है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बच्चे का कोई भी हिस्सा अगर मां के गर्भ से निकल गया और उस बच्चे का डेथ काउज हुआ तो ऐसे डेथ काउज को हम लोग कल्पेबल होमिसाइड ही कहेंगे, उसको मिसकैरेज नहीं कहेंगे। क्लियर। लेकिन अगर मां के गर्भ में ही उसको मारा गया तो वो मिसकैरेज होता है। क्लियर है। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट में। दोस्तों ये जो दूसरा पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स का, इसको हम लोगों ने पहले पार्ट में ही कवर कर लिया था, ठीक है, कि कल्पेबल होमिसाइड होने के लिए ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल होना आवश्यक है। तो इसको हम लोगों ने पहले पार्ट में ही कवर कर लिया था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज आप एक बार जरूर देखें। अब आते हैं जो तीसरा पॉइंट है, जो रिलेवेंट पॉइंट है कल्पेबल होमिसाइड से, वो यह है कि चलिए हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा, इंग्रेडिएंट्स में देखा कि डेथ काउज हो रहा है कुछ करके या कुछ नहीं करके। लेकिन ऐसे भी परिस्थिति होते हैं जहां पे डेथ काउज हो जाता है बोल के, ठीक है, मतलब कि आदमी अपने बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति का, जिसको बोला गया है सब, उसका डेथ काउज कर सकता है। तो ऐसी भी परिस्थिति है, जैसे इन केस ऑफ नर्वस शॉक, ठीक है, नर्वस शॉक के केस में। लेकिन अगर वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है और बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति ने, जिसने उस वर्ड को सुना, उससे उसकी मृत्यु हो जाए और बोलने वाला व्यक्ति गुड फेथ में बोला है, ठीक है, उसका इंटेंशन नहीं था नर्वस शॉक देने का, तो वो डिफेंस ले सकता है सेक्शन 93 के तहत इंडियन पैनल कोड का। क्लियर। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या है, ग्रॉस नेग्लिजेंस अमाउंट्स टू नॉलेज। देखिए कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे अगर नेग्लिजेंस नहीं ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ तो वो क्या माना जाएगा, नॉलेज माना जाता है। और ऐसे परिस्थिति में उस ग्रॉस नेग्लिजेंस के साथ कोई व्यक्ति का डेथ काउज करता है तो वो माना जाएगा कि उस नॉलेज के साथ डेथ काउज किया है, दैट मीन्स कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए क्या करता है, स्टिक से बी को हिट करता है अंधेरे में, ठीक है, क्या बिलीव करके कि वह एक भूत है। क्लियर। जबकि अकॉर्डिंग टू साइंस भूत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ए बी को मारता है लाठी से, स्टिक से उसके माथे पे, ठीक है, क्या बिलीव करके वो रात के समय में कि वो घुस्ट है, बिना कोई रीजनेबल इंक्वायरी किए हुए। क्लियर। बिना कोई रीजनेबल इंक्वायरी किए हुए। तो ऐसे परिस्थिति में जो बी का डेथ काउज हो रहा है ए के द्वारा स्टिक से मारने से हेड पे बी का, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या मानेंगे, ग्रॉस नेग्लिजेंस मानेंगे ए के द्वारा, और वो अमाउंट टू नॉलेज होगा। और दैट मीन्स कि ऐसे परिस्थिति में क्या माना जाएगा कि बी ने, ए ने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड किया है, कमिट किया है। क्लियर। अब आइए हम लोग लास्ट पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति का डेथ काउज हो जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना उसके इंटेंशन या नॉलेज के। क्लियर। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ क्या कहता है कि अगर डेथ काउज हो बिना इंटेंशन या नॉलेज के तो क्या माना जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड के लिए जब हम लोग डेफिनेशन देखे 299 के अकॉर्डिंग या फिर इंग्रेडिएंट्स का बात की, उसमें क्या हम लोग समझे थे कि इंटेंशन नॉलेज होना आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है कि अगर कोई डेथ काउज हुआ विदाउट इंटेंशन और नॉलेज, तो ऐसे केसेस में उस डेथ काउज करने वाले व्यक्ति को कौन सा ऑफेंस का सजा मिलेगा या उसने कौन सा अपराध किया। तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति ने कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया है, तो उसने क्या किया, उसने कौन सा अपराध किया, तो उसने या तो सिंपल हर्ट किया या उसने ग्रेवियस हर्ट किया। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल हर्ट के लिए जो प्रोविजन है वह सेक्शन
319 और ग्रीवियस एक्ट के जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 320 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल से आप समझिए इस बात को। देखिए हुआ क्या कि ए और बी के बीच में फाइट चला, फाइटिंग हो रहा है ए और बी के बीच में। ठीक है, अब देखिए ए क्या करता है, बी पे फाइट उठाता है मारने के लिए, पंच करने के लिए। तो उस अगर वो फाइट जो बी उठा रहा है, ए उठा, यहां फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ, फाइट हो रहा है, और ए क्या करता है, बी को फाइट उठाता है मारने को लेके। ठीक है, लेकिन अगर वो बी को लगा भी तो उससे उसका डेथ काउज नहीं होगा। आप यहां फिर से देखिए, ए ने जो फाइट उठाया बी को मारने के लिए, अगर वो बी को लगा तो उससे बी की मृत्यु नहीं हो सकती है। बी को क्या हो सकता है, सिर्फ सिंपल हर्ट हो सकता है, या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट होगा तो इसके लिए परिस्थिति है जिसके लिए हम लोग को सेक्शन 320 देखना पड़ता है। लेकिन इन मीन वाइल क्या हो, फाइटिंग में जब ए ने बी पे हाथ उठाया मारने को लेके, उसी मीन वाइल बी की वाइफ अपने बच्चे को लेके, ठीक है, 6 महीने के बच्चे को लेके गोद में वो बीच में आ गई, और वो ए का फाइट बी को नहीं लग के किसको लग गया, उस बच्चे को लग गया। तो उस बच्चे को वो फाइट लगने से क्या हुआ, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो यहां पे देखिए ए ने जो फाइट उठाया था, जो एक्ट कर रहा था ए, तो यहां पे ए का कोई इंटेंशन था या कोई नॉलेज था कि मेरे इस फाइट से उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, नहीं था। ठीक है, वो तो उठाया था फाइट बी को मारने के लिए, अगर बी को लगता भी तो वो या तो सिंपल हट होता या तो ग्रीवियस हट होता, लेकिन वो लगा किसको, उस बच्चे को, क्योंकि मीन वाइल अचानक से बीच में आ गई उसकी वाइफ उस बच्चे को लेके। तो यहाँ पे बच्चे का जो डेथ काउज हुआ ए के द्वारा विदाउट इंटेंशनल नॉलेज हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों यह जो डेथ काउज हुआ वो कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, ना ही वो मर्डर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही केसेस में क्या होता है, बी को कौन से ऑफेंस का सजा मिलेगा, या तो सिंपल हट का या तो ग्रीवियस हट का। क्यों मिलेगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा, आज इस लेक्चर पार्ट 2 में, कि एक्चुअली में सेक्शन 299 क्या कहता है इंडियन पैनल कोड का कल्पेबल होमिसाइड को लेके। ठीक है, उसके तीनों एक्सप्लेनेशन को कवर किया। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर कर चुका हूं इस बात को। ठीक है, कर चुका है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर एक्ट ओमिशन के थ्रू डेथ काउज तो होता ही है, वर्ड के थ्रू कुछ बोल के भी किसी व्यक्ति का डेथ काउज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति डेथ काउज कर रहा है बोल के, और वो गुड फेट में अगर उससे कुछ बोला गया और उसे नर्वस शॉक हो गया, तो वो डिफेंस ले सकता है 93 के तहत इंडियन पैनल कोड का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रॉस नेग्लिजेंस भी नॉलेज माना जाता है कुछ ऐसे परिस्थिति में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर डेथ काउज होता है विदाउट इंटेंशन नॉलेज, तो वो क्या माना जाता है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। दोस्तों आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।